हेलो स्टूडेंट्स, करियर पाथ ट्यूशन क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 ट्वेल्थ क्लास का हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसमें हमने बेसिकली बहुत सारा पार्ट पढ़ लिया था। नॉमेनक्लेचर पार्ट हो चुका है हमारा, एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई है। और हम बेसिकली हमारा टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ये टॉपिक मैं ले चुकी हूँ पहले, बट कुछ कंसेप्ट्स थे, कुछ मिसकंसेप्ट्स थे बच्चों में, तो इसीलिए थोड़ा सा रिकैप या सब्स्टिट्यूट ले रही हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा दो तरीके का था। एक तो पहले मैंने आपको जनरली एक्सप्लेनेशन बोला था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बेसिकली देखना है तो सब्स्टिट्यूशन आपका रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक में। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग्स, तो इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीसीज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और मैंने आपको जनरली कहा था कि आपको अगर इसको पहचानना है तो जिस पे पॉजिटिव साइंस रहते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन, जिससे आप इलेक्ट्रोफाइल जज कर सकते हो। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। और ये नेगेटिव चीज़ों से एक्सप्लेन करते हैं। अब इन दोनों का काम है अल्किल हैलाइड्स या अल्किल्स के साथ या अल्केन्स के साथ बॉन्ड बनाना। वो किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चनिंग्स की गई थी कि हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन में वाई दे विल शो द ऑर्थो एंड पैराब्रोमोटोलिन्स ओनली। ठीक है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ही क्यों बनते हैं, मेटा प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनते? तो मेटा प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं बनते हैं कि मेटा प्रोडक्ट्स की रिएक्टिविटी उतनी नहीं कैपेबल रहती। मेटा प्रोडक्ट्स लो रिएक्टिव होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते। ठीक है, बेसिकली मेटा प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, पर इनकी जो यील्ड परसेंटेज रहती है वो काफ़ी कम रहती है। इस वजह से हैलोजनेशंस में हमारा बेसिक प्रोडक्ट बनता है, एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट, एक तो पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, मेटा प्रोडक्ट्स हमारे नहीं बनते। और हैलोजनेशन वैसे भी क्लोरीन और क्लोरीन ही देता है। ठीक है, आयोडीन भी देगा, पर रिवर्सिबल रिएक्शन रहती, और साथ साथ में फ्लोरीन ये रिएक्शन प्रिपेयर नहीं कराता। अगर हमें फ्लोरीन से फिर भी रिएक्शन प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हमें स्पेसिफिकली फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कम करनी पड़ती है। ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन आप शॉर्टकट में याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद हमने सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी। सैंडमेयर रिएक्शन जिसमें एनिलीन का ट्रीटमेंट था। एनिलीन का रिएक्शन हो रहा था एसिड के साथ, और उसमें हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा था बेंजिल डाइसोनियम हैलाइड। और मैंने कहा कि नेम रिएक्शंस है तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसमें आपको बाई प्रोडक्ट्स नहीं लिखने हैं, तो बाई प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बन रहा है बेंजिल डाइसोनियम हैलाइड, और आगे फर्दर ट्रीटमेंट से वो एरिल हैलाइड बनाता है। अब ये एक्स की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, आइदर इट विल बी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरोहैलाइड्स वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज था। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड कैसा था वो एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे सर्टन मिस्टेक थी कि हमारा जो कार्बन था, ठीक है, तो हैलोजन की जगह मेरा कार्बन चाहिए यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन कर देना, जिनके प्रीवियस वीडियोस इन्होंने देखे हैं या जिनको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन कर दिया था। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो हैलोजन की जगह कार्बन चाहिए। नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हमें कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हमें पता है कार्बन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, और उस वजह से ये पोलैरिटी शो करता है। पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, और इस वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी लगता है। इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये भी काफ़ी हाई होते हैं। तो जितने हैलोजेंस रहेंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली जितने हैलोजेंस बिलोंग करेंगे कार्बन के साथ, उतने उसकी मतलब जितने हैलोजेंस मतलब जितने स्ट्रॉन्ग हैलोजन बाइंड होंगे, जैसे फ्लोरीन अगर बाइंड है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली हमारा फ्लोरीन जो है वो पूरे पीरियोडिक टेबल का विलन है। विलन क्यों है? क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में, वो किसी से भी छीन के इलेक्ट्रॉन्स लाएगा, इसलिए फ्लोरीन इज अ विलन, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। उस वजह से इसकी जो एंथैल्पी रहेंगी, अगर कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया तो उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 452 किलो जूल की। क्लोरीन के लिए एनर्जी कम लग रही है, ब्रोमीन के लिए कम और आयोडीन के लिए उससे भी कम, क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेनेशन कर दिया था आपको कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ मतलब कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड लेंथ और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा हुआ मिलेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो पोलैरिटी की वजह से हमें पता है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी लगती है। तो उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा कब डिक्रीज होगा? आयोडीन से लेके फ्लोरीन तक। अगर हम जज करें कि आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, ठीक है, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मैंने मेंशनिंग कर दी है। तो फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट है 194.6, इसका क्लोरीन का है 248.8, ब्रोमीन का है 276.6 एंड आयोडीन का है 315.4। तो जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, कहाँ से डिक्रीज हो रहा है हमारा?
बॉइलिंग पॉइंट हमारा आयोडीन से लेके फ्लोरीन तक कम कम होते जा रहा है, मतलब कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो है तोड़ने में टाइम लगेगा, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहेगा ऑफकोर्स। वैसे ही मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते जाएंगे, जितने कार्बन बढ़ेंगे उतना उतना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। तो ये भी पॉइंट हमारा नोटिफाई किया था कि जितने कार्बन ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सिंपल सा फंडा है, जितने कार्बन ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और थर्ड फंडा इसमें था हमारा कि अगर मेरे कार्बन या स्ट्रेट चेन अगर है तो स्ट्रेट चेन अगर है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो ऑफकोर्स नॉर्मली ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। पर अगर ब्रांचिंग में है तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था आपको, ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा रहेंगी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होते जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट था सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी हमारा पार्ट था। सोलिबिलिटी मुझे पता है कि अल्किल हैलाइड जो होता है वो पोलर तो है पर इनसोल्युबल भी है वाटर में, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ इजीली बॉन्ड नहीं बना पाते। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते तो ऑफकोर्स इट्स इनसोल्युबल इन वाटर। तो ये सोल्यूबल किस में है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर वगैरह में सोल्यूबल हो जाते हैं। और इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट वगैरह नोट करें हम तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में तो हमें दिख रहा है कि जो ऑर्थो और मेटा है, ऑर्थो और मेटा के बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आसपास सिमिलर है, वही पैरा के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, ठीक है, 448 या 323, तो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्री है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से पैरा में आपको थोड़ा सा अजम्पशन केस मिलेगा। तो ये होगा हमारा प्रीवियस टॉपिक जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। हमारा टुडेज टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट तो है हमारा, पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आपका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल पार्ट है। तो प्रैक्टिकल पार्ट है मतलब हमें प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करना है इसमें, पर मैं आपको सर्टनली बता देती हूँ कि प्रैक्टिकल्स में हम किस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमें एज इट इज़ पता है ऑप्टिक्स का मतलब क्या होगा, लेंस, ठीक है। ऑप्टिक्स हम आँखों को भी बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स हमारी आँखों में भी होती है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई सॉल्यूशंस में, ठीक है, कोई सॉल्यूशंस में कैसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे और किस तरीके से वो एक्टिविटी एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मुझे पता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट अगर देखा जाए तो बेसिकली मैं बता देती हूँ कि कोई लाइट अगर है, ठीक है, अगर मैंने कोई ट्यूबलाइट लगाई और ट्यूबलाइट लगाई तो ट्यूबलाइट आपको दिखती है कि वो ऑल ओवर अपना लाइट फेंकती है, ठीक है, सभी जगह पर उसका लाइट एक्टिवेट होता है। तो ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है मतलब ये एक ऑप्टिक पार्ट है, ठीक है, हमारी आंखों से दिख रहा है मतलब ये ऑप्टिक पार्ट है। एंड लाइट विल बी गोज टू द ईच एंड एवरी कॉर्नर, ठीक है। पर हमें स्पेसिफिकली हमारी जो लाइट है वो एक प्लेन में चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरी ये लाइट है पर मुझे इसको एक प्लेन में लेना है, तो प्लेन में लेना है तो मैं क्या लूँगी, मैं एक लूँगी निकॉल प्रिज्म, या आप थोड़ा सा गूगल पे देख लीजिएगा किस तरीके से दिखता है। नॉर्मल प्रिज्म जैसा ही होता है, पर निकॉल प्रिज्म एक इस तरीके का पार्ट है कि जैसे इसमें से अगर कोई लाइट गई तो ये सारी लाइट को एक सिमेट्री में मतलब एक प्लेन में ले आता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। तो यही पार्ट हमें इसमें पढ़ना है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में देखिए क्या है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में सबसे पहले हमें पढ़ना है प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि ये लाइट बीम है, ये सिंगल लाइट बीम है जो निकॉल प्रिज्म से पास हो रही है, और जैसे निकॉल प्रिज्म से पास होंगी इट विल बी इन वन प्लेन। देखो ये इधर उधर डाइवर्ट नहीं है, एक प्लेन में आ चुकी है, क्योंकि हमें स्टडी करनी है, ठीक है। अगर सिंगल लाइट पास नहीं हो रही है, सिंगल लाइट हमें बहुत ज़्यादा ब्लरी फॉर्म में मिल रही है, बहुत ज़्यादा विजिबल फॉर्म में नहीं मिल रही है प्रॉपरली, तो हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई लाइट जो है सिंपल किसी सोल्यूशन में से पास करने के बाद उसकी सिमेट्री किस तरीके से रहती है वो जज करना होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट हो गया, पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकल पार्ट है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि लाइट बीम जब निकॉल प्रिज्म से पास होता है तब वो एक प्लेन में आ जाती है। अब ये प्लेन में तो आएगी, पर क्यों, क्या कारण है इसको प्लेन में लाने का, क्योंकि हमें फर्दर उसके आगे कुछ सोल्यूशन लेना है, और वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है हमें उस सोल्यूशन में से डाइवर्ट कराना है, उस सोल्यूशन में से इंट्रोड्यूस कराना है। अब सोल्यूशन में से इंट्रोड्यूस करने का काम क्या है, क्या रीज़न है, तो सोल्यूशन में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो सोल्यूशन हमारा डाइवर्ट होगा, या वो एक तो क्लॉकवाइज रोटेशन देगा या एंटी क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे कि सोल्यूशन कैसे घूमेगा, तो सोल्यूशन नहीं घूमेगा, ये एक मशीन की तरह होता है। जैसे आप कभी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या पोटेंशियोमीटर आपके कॉलेजेस में वगैरह होगा तो आप उसको, या फिर कैलोरीमीटर्स वगैरह आप देखना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है, गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके की मशीन्स होती है। तो ये सारी मशीनल पार्ट है, इसमें लाइट पास होगा, लाइट पास होने के बाद उसके जो अंदर का सोल्यूशन है
वो रोटेट होता है। पहले तो मैं आपको प्लेन पोलराइज लाइट बता देती हूँ कि व्हेन अ लाइट बीम पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म, अगर लाइट बीम निकोल प्रिज्म से जा रही है देन निकोल प्रिज्म की कैपेसिटी होती है कि वो राइट लाइट को इट विल रोटेट द सिंपल लाइट बीम इनटू प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो निकोल प्रिज्म में इतनी कैपेसिटी है कि वो सिंपल लाइट को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट कर सकती है। जैसे हमारा नॉर्मल प्रिज्म आपको पता है कि नॉर्मल प्रिज्म हमारा क्या काम करता है। नॉर्मल प्रिज्म से जैसे लाइट पास हुई, सनलाइट पास हुई तो इट विल बी ब्लर इनटू 7, ठीक है, 7 विबगर में, मतलब 7 कलर्स में डाइवर्ट कर देती है। ठीक है, विबगर में कलर पास होता है, तो विबगर में हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें कुछ लाइट इफेक्ट्स मिल रहे हैं। तो वैसे ही निकोल प्रिज्म जो है ब्लर, बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो लाइट है उसको कंडक्ट करके वो एक प्लेन में लाती है। अब जैसे मैंने पहले फिर से डेफिनेशन बता रही हूँ कि व्हेन अ लाइट बीम पासेस इनटू द निकोल प्रिज्म देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट में जब पास हो जाता है तो उसको कहा जाता है PPL। दिस इज अ प्लेन पोलराइज लाइट, इसी को PPL कहा जाएगा। जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट है, इसलिए आप थोड़ा सा जज करने की कोशिश कीजिए। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ठीक है, सिंपल फिनोमेना है। फिर से मैंने ये देखो, ये लाइट बीम है हमारा, दिस इज अ लाइट बीम, ठीक है, ये फिर से हमारा निकोल प्रिज्म है, ठीक है, दिस इज अवर निकोल प्रिज्म, और फिर से ये आपका प्लेन लाइट हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट। अब मैंने एक सोल्यूशन लिया है, एक कंपाउंड लिया है, सोल्यूशन लिया है 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर अब मैं बाद में ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको पता ही है वैसे। तो 2-क्लोरोब्यूटेन का जब दिया तो उसके अंदर से जब ये लाइट पास आउट हुआ तब ये लाइट की वजह से वो जो सोल्यूशन है एक तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप वॉचेस के बारे में बताएं, तो अगर घड़ी का कांटा आगे जा रहा है तो इट विल बी क्लॉकवाइज, पीछे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कह रही हूँ कि ये सोल्यूशन जो है एक तो क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज गया तो इसका मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो, ठीक है, एक नई टर्म्स है, इसको डेक्स्ट्रो कहा जाता है या पॉजिटिव साइन से एक्सप्लेन किया जाता। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये एल मतलब लेवियो फॉर्म या निगेटिव फॉर्म से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, ये मैं फिर से आगे फिर से बताऊंगी, रिपीट करूंगी। तो ये जो हो गई हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमें जैसे देखना है कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट, मैं फिर से वही पार्ट ले रही हूँ कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू सॉल्यूशन, जैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है आपको, CH3COOH। ठीक है, अब ये हम स्पेसिफिक सोल्यूशन से क्यों ले रहे हैं तो उसका भी रीज़न है, वो आगे बताती हूँ मैं। ठीक है, या एसिटिक एसिड या 2-क्लोरोब्यूटेन से ही क्यों पास कर रहे हैं। ठीक है, तो देन प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन लिया, एसिटिक एसिड लिया, तो ये लाइट जो है रोटेट होगा, आइदर इट विल बी क्लॉकवाइज आइदर इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो आपको याद रखना है कि इट विल बी एक्सप्लेन बाय D, और एंटी क्लॉकवाइज एक्सप्लेन हुआ तो इसको एक्सप्लेन करना है लेवियो फॉर्म्स। ठीक है, तो दो तरीके की इमेजेस आपको मशीन्स में मिलती है, ये सारा मशीनल पार्ट है। मैं पहले भी बोल रही हूँ सोल्यूशन आपको घूमते हुए नहीं दिखेगा, ये मशीनल पार्ट है। जैसे आपकी हार्ट बीट्स दिखते हैं ECG में, ठीक है, किस तरीके से रिदमेटिक मूव कर रही है, तो वैसे ही ये सोल्यूशंस का पार्ट है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करते हुए मशीन्स में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा, होप सो। ये प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट इंपॉर्टेंट भी है और वेटेज के तौर पे आता भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये याद रखना कि जब लाइट पास होता है निकोल प्रिज्म से तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट होता है, और ये सिंपल प्लेन पोलराइज लाइट हम किसी सोल्यूशन से गुजारे और अगर वो सोल्यूशन क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है तो उसको डेक्स्ट्रो कहा जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसको लेवियो कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं छोटा सा टॉपिक कवर कर रही हूँ, उसी का आगे का पार्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन या समथिंग वाले कंपाउंड्स ही क्यों लिए, तो क्या रीज़न है। तो जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन अगर लिया, 2-क्लोरोब्यूटेन या लैक्टिक एसिड लिया, तो इसको कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी सारे सोल्यूशन से सारे कंपाउंड्स नहीं दिखाते। कुछ ही कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कैपेसिटी होती है कि ये प्रॉपर्टी दिखाए, तो जो कंपाउंड ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं उनको कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये जो प्रॉपर्टी रहती है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी दिखाने वाले कंपाउंड्स को कहा जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। आप सिर्फ दो कंपाउंड याद रखो, एक तो 2-क्लोरोब्यूटेन या फिर लैक्टिक एसिड। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी है और लैक्टिक एसिड का भी स्ट्रक्चर काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी और ये प्रॉपर्टी को कहा जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, कल भी मुझे कुछ क्वेश्चनिंग्स की गई थी कि किसी ने पूछा था कि कार्बन के साथ चारों हेलोजेंस अगर लगे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लोरीन लगा देती हूँ, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ पे फ्लोरीन, तो ये क्या एग्जिस्टेड है स्ट्रक्चर, तो ऑफकोर्स एग्जिस्ट है।
ठीक है, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि मुझे पता है कि कार्बन की बॉन्डिंग 6 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, उसके बाद 4 वैलेंसी चाहिए, तो ये 4 हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑल हैलोजेंस को भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये जो कार्बन है इसको कहा जाएगा असिमेट्रिक कार्बन, इसको असिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा। क्यों असिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा? या चिरल कार्बन, ठीक है, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रह सकते हैं, कोई कायरल कहता है, कोई चिरल कहता है, आप जो भी प्रोनाउंस करो बट स्पेलिंग राइट लिखो। तो इस कार्बन को, जैसे एक कार्बन है जिसके चारों बॉन्डिंग अगर अलग है तो उसको असिमेट्रिक या कायरल या चिरल कार्बन कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये कार्बन, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड है क्योंकि ये कार्बन जो है ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टी दिखाता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव प्रॉपर्टी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ऐसे ही होते हैं जिसके, ठीक है, जो मीडिएटर कार्बन के साथ चारों बॉन्डिंग्स अलग अलग रहेंगी। चारों बॉन्डिंग्स अगर अलग है तो उसी को कहा जाएगा असिमेट्रिक कार्बन एटम और चिरल कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम। अगर इसका हम नाम लिखे तो नाम आपको देखो कैसे रहेगा, ठीक है, कार्बन के साथ ब्रोमीन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है, फ्लोरीन भी लगा है, आयोडीन भी लगा है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा इसका नाम? ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लूरो, मीथेन, ठीक है, या फिर जैसे ब्रोमीन बी पहले आता है अल्फाबेट के हिसाब से, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लूरो, आइडो, मीथेन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, कॉमा, क्लोरो, कॉमा, फ्लूरो और आइडो, मीथेन, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका मीथेन का ही है, एक ही कार्बन है ना हमारा, मतलब स्ट्रक्चर आपका मीथेन का है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। अल्फाबेट के हिसाब से बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, एफ बाद में आएगा और आई लास्ट में आएगा, उसके अकॉर्डिंगली इसके नाम लिखे। तो जैसे मैं एसिटिक एसिड का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। एसिटिक एसिड ही हमने क्यों लिया है? 2-क्लोरोब्यूटेन क्यों ले रहे हैं हम? तो एसिटिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है हमारा CH3COOH। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दिस इज अ कार्बन एटम, ये कार्बन जो है, जो मैंने बीच में रखा, ठीक है, इसका CH3 जो ऊपर लगा है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, COH ग्रुप है, देन COH ग्रुप है, लैक्टिक एसिड है, सॉरी एसिटिक एसिड नहीं, लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड में हमने CH3, CHOH और COH, देखो स्ट्रक्चर्स है जिस तरीके से मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि CH3 है, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड OH और एक साइड COH है, तो इस कार्बन के साथ चारों बॉन्डिंग्स अलग अलग है, इसलिए इसको कहा जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इस कार्बन को कहा जाता है असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन, ठीक है, ऑल ऑफ यू नोन। तो जैसे मैंने कहा कि मैं अगर ये स्ट्रक्चर देखूँ, तो ये स्ट्रक्चर मैंने देखा, तो ये अगर मैंने यहाँ पे मिरर बना दिया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है और उसके एग्जैक्टली मैंने मिरर दिया है, तो मिरर देने के बाद मुझे दिख रहा है कि मुझे मिरर में कैसे दिखते स्ट्रक्चर्स? उल्टा दिखता है, ठीक है ना, जैसे हमारा लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड लेफ्ट दिखता है। पर अगर हम चेयर या ग्लास देखें मिरर में तो एज इट इज़ आपको वैसे के वैसे मिलेगा, समझ रहा है ना। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं अगर अपने खुद को देखूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है, पर मैं अगर एक चेयर को कर देखूँ आईने में, मिरर में, या फिर किसी ग्लास को मैं मिरर में देखूँ तो वो एज इट इज़ मिलेगा, तो वो हो जाता सिमेट्रिकल। पर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जैसे मैं ये स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, तो मैंने अगर ये स्ट्रक्चर यहाँ से पूरा उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ है, ये स्ट्रक्चर मैंने उठा के यहाँ पे इसके ऊपर रख दिया, तो आपको दिखेगा कि OH कुछ इस साइड चला जाएगा और H इस साइड चला जाएगा, मतलब ये सिमेट्री एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एनेंशियोमर्स। मैं एनेंशियोमर्स फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में, पहले आप देखिए। तो अगर ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा कि लैक्टिक एसिड को मैंने अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट से पास किया तो लैक्टिक एसिड 2 तरीके का रोटेशन देगा, एक तो ये रोटेशन देगा क्लॉकवाइज या फिर देगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज दे रहा है तो क्लॉकवाइज दे रहा है तो उसको कहा जाता है डेक्स्ट्रोलैक्टिक एसिड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको कहा जाएगा एल लैक्टिक एसिड। तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घूम रहा है तो, और इस तरीके से घूम रहा है तो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 रोटेशंस है। तो डेक्स्ट्रो फॉर्म अगर एक्सप्लेन करें तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विच रोटेटेड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ऑप्टिकल एक्टिव की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, ऑप्टिक पार्ट की वजह से आपका जो सोल्यूशन है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, तो उसको डेक्स्ट्रो कहा जाएगा, जो डी से एक्सप्लेन किया जाता है या पॉजिटिव साइन से एक्सप्लेन किया जाता है। एंड सिमिलर डेफिनेशन फॉर लेवियो फॉर्म, द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड रोटेटेड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको लेवियो फॉर्म ये एल से या नेगेटिव से एक्सप्लेन किया जाता है। काफ़ी इजी पार्ट है, मैंने काफ़ी इजीली एक्सप्लेन कर दिया है आपको, पर आपको काम है, आपका काम है पढ़ना, इसको काफ़ी अच्छे से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है, ऑप्टिक्स मतलब जो लाइट्स हम देख रहे हैं वो, तो लाइट आपको दिखता है कि विजिबल होता है, ठीक है, लाइट विजिबल होता है, पर ये पूरा ऑल ओवर ब्लर होता है, ठीक है। ब्लर मतलब ये पूरा ऑल ओवर सर्फेसेस में रहता है, पर हमें स्पेसिफिक लाइट चाहिए जो हमारे निकोल प्रिज्म से पास होकर प्लेन में जाए और वो प्लेन पोलराइज लाइट हमारे सोल्यूशन से पास हो। तो सोल्यूशन से पास होने के बाद अगर सोल्यूशन हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो उसको डी लैक्टिक एसिड या डी जो भी लैक्टिक एसिड या जो भी बोलेगी 2-क्लोरोब्यूटेन, और एल अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको एल से एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब इसको आप पॉजिटिव से एक्सप्लेन कीजिए, इसको आप निगेटिव से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट जो आपको अच्छे से रीड करना है। आप बुक का अपने 11th-12th की जो बुक है उसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है ऑप्टिकल एक्टिविटी की कुछ डेफिनेशंस मैंने लिख दी हैं, तो जो भी रीजनेबल है जिनको भी नोट्स बनाने हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो नोट्स बनाने के लिए आपकी ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमारा क्या पार्ट जाएगा। तो असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन एटम, तो मैंने पहले भी कहा एसिमेट्रिक का कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्डिंग्स अलग अलग है। जैसे यहाँ पे कार्बन के साथ एक C2H5 जुड़ा है, एक Cl जुड़ा है, एक H जुड़ा है, एक CH3। तो ये स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर आपका 2-क्लोरोब्यूटेन, और ये जो कार्बन है जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है तो उसको कहा जाता है कायरल कार्बन एटम या असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये ऐसा कार्बन रहेगा जिसके 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स जुड़े रहेंगे। तो एक ऐसा कार्बन जिसके 4 एटम्स या 4 ग्रुप्स चारों अलग अलग है उसको असिमेट्रिक या कायरल कार्बन एटम कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स मतलब क्या, मैंने जैसे पहले आपको लैक्टिक एसिड का एक्सप्लेनेशन दिया, तो वैसे यहाँ पे 2-क्लोरोब्यूटेन का इमेज देखो। 2-क्लोरोब्यूटेन में यहाँ पे कार्बन है, C2H5 है, CH3 है, ClH है। यहाँ पे मैंने अगर मिरर पास कर दिया, मिरर लगा दिया और मिरर में देखा मैंने, तो उसके मिरर की जो इमेज है आपको किस तरीके से मिलेगी, ये कार्बन का C2H5 तो एज इट इज़ अपनी जगह पे है, पर क्लोरीन देखिए, क्लोरीन जो है इस साइड चला गया, हाइड्रोजन इस साइड आ गया और CH3 इस साइड चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मिरर इमेजेस है, ठीक है, ये आइडेंटिकल एक दूसरे की इमेज है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखूँ तो आपको क्या दिखेगा कि क्लोरीन इस साइड चला गया, ठीक है, हाइड्रोजन इस साइड चला गया और CH3 इस साइड आ गया। मतलब ये आइडेंटिकल इमेज नहीं है, सिमेट्री यहाँ पे मैच नहीं हो रही। तो ऐसी जो चीज़ें, ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है, दिस आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली क्या बोल सकते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब यहाँ से मैंने इसको उठाया और इसके ऊपर रखा तो ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, इसके बॉन्ड्स मैच नहीं हो रहे, इसलिए इसको कहा जाता है इनेंशियोमर्स। समझ में आ रहा है सबको। द ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मतलब मिरर इमेजेस को है पर मैंने अगर इसको इसके ऊपर उठा के रखा तो आपको दिखता है कि इसके बॉन्ड्स और इसके बॉन्ड्स मैनेज नहीं हो रहे, इसलिए इसको इनेंशियोमर्स कहा जाता है, ठीक है। पर कभी कभार आपको कुछ कंपाउंड्स ऐसे मिल जाते हैं जो दोनों तरीके के रोटेशंस देते हैं, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स, ये थोड़ा सा ऑप्शनल में जाएगा, ठीक है। जैसे द मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो, कुछ कंपाउंड्स आपको डेक्स्ट्रो और लेवियो दोनों तरीके के दिखाते हैं तो उसको कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मतलब रिमिक्स बोल सकते हैं हम कि पुराने और नए गाने मिक्स, तो रिमिक्स। तो वैसे यहाँ पे डेक्स्ट्रो और लेवियो मतलब DL से हम डोनेट करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव साइंस एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लैक्टिक एसिड भी आपको DL करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि D+L, ठीक है, DL करके DL से ये एक्सप्लेन किया जाता है। लैक्टिक एसिड भी आपका रेसिमिक मिक्सचर में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया रेसिमिक मिक्सचर्स। तो इसमें कोई डाउट्स होंगे, इंक्वायरीज होंगे तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पर क्वेश्चनिंग्स कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इतने जल्दी से नहीं समझेगा। तो नेक्स्ट सेशन में इसको फिर से रिवाइज करा दूंगी, तब तक मैं फिर से एक्सप्लेन करा देती हूँ कि असिमेट्रिक कार्बन मतलब कि ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड्स अलग अलग है, दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, सिंपल तरीके से याद रखिए। एनेंशियोमर्स का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी मिरर इमेजेस तो है, मिरर इमेजेस तो बन रही है, पर मिरर इमेजेस को मैं अगर इसको ऊपर रखूँ, इम्पोज करूँ तो वो इम्पोज नहीं होंगी, ठीक है, एक दूसरे के एग्जैक्टली ऊपर नहीं बैठेगी। जैसे मैंने ग्लास लिया, ग्लास मैं मिरर में देख रही हूँ तो मैंने ग्लास अगर मिरर से टच किया तो एग्जैक्टली ग्लास का फेस और उसका फेस मैच हो जाएगा। पर अगर मैं मेरा हाथ, ठीक है, मेरा हाथ मिरर में रखा हो तो मेरा हाथ आपको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो मतलब ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको कहा जाता है एनेंशियोमर्स। पर कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, कुछ मिक्सचर्स जो होते हैं दोनों इमेजेस दिखाते हैं, डेक्स्ट्रो और लेवियो, इसलिए उसको रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो मुझे आगे के क्लास में।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा पार्ट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, हाँ, अब जैसे यहाँ का ऑप्टिकल एक्टिविटी में 2 तरीके के प्रोजेक्शंस होते हैं, तो मैं शॉर्टकट में इसको बता देती हूँ। ये काफ़ी इजी पार्ट है, सिंपल सा पार्ट है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। तो जैसे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी पार्ट है, तो कॉन्फ़िगरेशन है, रिप्रेजेंटेशन अगर है, मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन अगर देना है आपको, तो किस तरीके से रहेगा, तो इसके लिए 2 फॉर्म्स दिए, एक तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या वेज फार्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जैसे मुझे पता है कि हम 3D इमेजेस पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट जो लेसन है आपका पेपर 1 का 12th का, तो उसमें भी आप एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें 3D इमेजेस हम बना नहीं सकते, तो पेपर पे नहीं बना सकते, तो हम उसको डॉटेड बॉन्ड या डैश बॉन्ड या वेज बॉन्ड से एक्सप्लेन करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे, तो जैसे मुझे पता है कि ये मेरा कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन लगा है, एक आयोडीन, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, चारों बॉन्डिंग अलग है, मतलब ये भी आपका हो गया एक असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। अब मुझे एक्सप्लेन करना है कि मेरे कुछ बॉन्ड्स जो है वो ऊपर है, कुछ बॉन्ड्स नीचे हैं, जैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है मीथेन की, ठीक है, हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो ये क्यों इस तरीके से बनाते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाने की, क्योंकि ये जो है ये हमारा अबाउ द प्लेन है, ये हमारा बिलो द प्लेन है, ये ऑन द प्लेन है, तो ये एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो कार्बन के साथ आयोडीन और ब्रोमीन जो है, ठीक है, आयोडीन और ब्रोमीन जो है ये अबाउ द प्लेन है। तो ये जो ऐसे आपकी इस तरीके से अगर लाइन आपको दिखी, इस तरीके से बॉन्ड अगर दिखे, तो इसका मतलब होता है कि ये इस तरीके से है, ठीक है, दिट विल बी अबाउ द प्लेन, ये इस तरीके से ऊपर है, मतलब ये अबाउ द प्लेन है। और वही अगर डॉटेड डॉटेड बॉन्ड बना रही हो तो ये बिलो द प्लेन है, मतलब नीचे है, ठीक है, एग्जैक्टली ये नीचे है, प्लेन के नीचे है। और अगर मैं सिंपल लाइन बनाऊँ तो इसका मतलब है ये आपका प्लेन सरफेसेस पे है, मतलब ये सरफेस ऑन द प्लेन पे है, ठीक है, समझ रहा है। तो जिस तरीके से आप इस तरीके से जो बना रहे हो ट्रायंगल फॉर्म में, तो ये आपका बॉन्ड्स अबाउ द प्लेन है, ऊपर है। अगर डॉटेड डॉटेड टूटी हुई ज्योमेट्री बना रही हो तो उसका मतलब होता है बिलो द प्लेन है। और सिंगल लाइन, सिंपल लाइन अगर बना रही हो तो उसका मतलब होता है ये सरफेसेस पे है, ठीक है। ये हो गया फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, जो आपको सिंपली याद रखना है, काफ़ी सिंपल पार्ट है, ठीक है, 11th का। एंड नेक्स्ट है वेज फार्मूला। तो वेज फार्मूला में अगर देखें तो मैंने जैसे कहा कि टेट्राहेड्रल कार्बन की ज्योमेट्री जो हम इजीली पेपर पे नहीं बना सकते, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक तो नॉर्मल लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है, जो अबाउ द प्लेन ऑफ द पेपर पे रहता है, ठीक है, या कुछ सॉलिड वेज रहते हैं जो आपके प्लेन ऑफ द पेपर पे रहता है। तो ये अब मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख दी है, पर आप ये ज्योमेट्री से भी सब समझ सकते हो। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ मैंने पहले भी कहा कि अगर मैंने सिंपल लाइन बनाई है, सिंपल लाइन है मतलब ये आपके प्लेन पे है, मतलब ये आपके पेपर पे डायरेक्टली ज्योमेट्री है। अगर मैंने इस तरीके से बनाया है, ठीक है, ट्रायंगल पार्ट में, तो अबाउ द प्लेन है, मतलब ये ऐसे ऊपर के प्लेन में है, ऊपर की तरफ है। और अगर डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है, टूटी टूटी लाइन बनाई है, तो ये बिलो द प्लेन पे है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 तरीके के फॉर्मूलेस, एक फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला और एक वेज फार्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला हमारा कॉन्फ़िगरेशन बताता है, जिसमें हमारे बॉन्ड्स बिलो द प्लेन और अबाउ द प्लेन बताते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटल पार्ट हो गया, या हम 3D डायग्राम जो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वो ड्रॉ करने या समझने के लिए हमें ये बॉन्ड्स काफ़ी हेल्प करती है। और वेज फार्मूला भी उसी तरीके से है, नथिंग मच डिफरेंट, सिर्फ यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल लाइन भी मिलता है। नॉर्मल लाइन मतलब आपका ये प्लेन ऑफ द पेपर पे है, बस इतना ही डिफरेंस है। आज के लिए इतना ही। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसलिए आप इसका अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपकी जो बुक्स अवेलेबल है उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने पढ़ा है नया पार्ट। आज आपको क्या देखना है, गूगल पे आप पहले सर्च करो निकोल प्रिज्म किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, कहाँ कहाँ काम करेगा। निकोल प्रिज्म के बाद हमारा जो सोल्यूशन है 2-क्लोरोब्यूटेन और लैक्टिक एसिड जैसे, तो ये जैसे ही लाइट पास होता है तो एक वेवलेंथ एक सेम प्लेन में जाता है। प्लेन में जाने के बाद अगर वो सोल्यूशन हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो उसको कहा जाता है डी, जिसको हम डेक्स्ट्रो से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है सोल्यूशन तो उसको लेवियो। डी आप पॉजिटिव से एक्सप्लेन कर सकते हो, एल आप निगेटिव से एक्सप्लेन कर सकते हो। डेक्स्ट्रो और लेवियो की डेफिनेशन यहीं पे कवर अप हो जाएगी। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है लेवियो। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था असिमेट्रिक कायरल कार्बन एटम। अगर एक कार्बन के, ठीक है, एक कार्बन के चारों बॉन्ड अलग है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि एक कार्बन के चारों बॉन्ड अलग है, तो इसको कायरल या असिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा। एनेंशियोमर्स का मतलब होता है अगर मैं ये स्ट्रक्चर में मिरर इमेजेस में देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि इसकी एग्जैक्टली अपोजिट प्लेन मिलेगा, अपोजिट इमेज मिलेगी। आयोडीन आपका इस साइड जाएगा और ब्रोमीन उस साइड जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है अगर मैंने ये स्ट्रक्चर फिर से इसके ऊपर उठा के रख दिया तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज
इमेजेस है, मतलब ये आपका एग्जैक्टली मिरर इमेजेस होने के साथ है पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये आपका एनएंशियोमर्स कहा जाएगा। और रेसिमिक मिक्सचर्स का मतलब होता है ऐसे मिक्सचर्स जो दोनों तरीके की चीज़ें दिखाता है, इधर डी और एल भी, तो उसको आप डी से एक्सप्लेन करो या पॉजिटिव नेगेटिव साइन से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमने आज कवर किया था, ठीक है। एक तो फॉर्मूलेस थे हमारे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, वेज फार्मूला, काफ़ी इजी पार्ट है, तो ये आप जस्ट जनरल पार्ट में आपका काम में आएगा, ये लिखने नहीं आएगा पर जनरल पार्ट में आपका काम आएगा। तो आज का टॉपिक मेरा समझ गया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक्स भी करें, कमेंट शेयर करते रहिए। आपको कोई क्वेरीज़ है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको अगर कोई क्वेरीज़ है तो व्हाट्सअप नंबर तो है मेरा, व्हाट्सअप पे आप स्टिट्स पे आ सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।